अंधेरा हमेशा अपने साथ रोशनी और एक नई उम्मीद लेकर आता है। 19वीं सदी इनकलाबात और इस्लाहात की एक नई उमंग लेकर आई। पूरी दुनिया में तब्दीलियां देखने को मिली और इंसानी जिंदगी के हर शोबे में गैर मामूली तरक्की हुई। इन इनकलाबात के ज़ेरे असर कई अजीम शख्सियतें पैदा हुईं, जिन्होंने इस्लाहात के जरिए अपने समाज और कौम को अजीम कामयाबियों से सरफराज किया। इसी दौर में एक अजीम शख्सियत और रहनुमा पैदा हुए, जिनका नाम था सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान गुलाम हिंदुस्तान के एक मोतबर खानदान में सन 1817 में पैदा हुए। वक्त हमेशा कुछ अपने अंदाज से गर्दिश करता है। इंसान को यह मालूम नहीं होता कि वक्त और हालात उसे कब और किस मकाम पर पहुंचा देंगे। 1857 में सैयद अहमद खान बिजनौर में अपनी मुंसफी का काम अंजाम दे रहे थे। उस जमाने में हिंदुओं और मुसलमानों ने एक मुत्तहिदा महाज कायम किया। और अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ पहली जंग आजादी का अलम बुलंद किया। अंग्रेज अफसरान अपने बीवी बच्चों को बिजनौर में सैयद अहमद के ज़ेरे निगरानी उनको अपना जामिन बनाकर दिल्ली की ओर कूच कर गए। सैयद अहमद ने अपनी जान पर खेलकर उनकी हिफाजत की, लेकिन जल्दी ही उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि खुद उनके खानदान के लोगों को दिल्ली में या तो मार दिया गया या फिर वो लापता हैं। इस खाना जंगी में उनके घर के ज्यादातर मर्द मारे गए थे और उनके बीवी बच्चे किसी तरह जान बचाकर मेरठ भागने में कामयाब हो गए थे। मां और खाला अस्तबल में नीम बेहोशी की हालत में पाई गई। मददगार मदद करने को आओ, फरियाद को पहुंचो,
है कुल के मददगार, मदद करने को आओ, फरियाद को पहुँचो। या है दर करार, हराफत से बचाओ, फरियाद को पहुँचो। या है दर करार, हराफत से बचाओ, फरियाद को पहुँचो, फरियाद को पहुँचो। इस वक्त बड़ी सख्त मुसीबत ये पड़ी है आप पे नजरें। इस वक्त बड़ी सख्त मुसीबत ये पड़ी है आप पे नजरें। लिल्लाह हिमायत करो, आफत से बचाओ, फरियाद को पहुँचो। लिल्लाह हिमायत करो, आफत से बचाओ, फरियाद को पहुँचो, फरियाद को पहुँचो। तुमने तो बहुत मौजज़े सबको है दिखाए, कुर्बान तुम्हारे। तुमने तो बहुत मौजज़े सबको है दिखाए, कुर्बान तुम्हारे। एक मौजज़ाज बहर खुदा ये भी दिखाओ, फरियाद को पहुँचो। एक मौजज़ाज बहर खुदा ये भी दिखाओ, फरियाद को पहुँचो, फरियाद को पहुँचो। 1857 का पहली जंग आज़ादी हुई और ज़ाहिर है क्योंकि हिंदुस्तानी उसके लिए तैयार नहीं थे, न वो उनके पास इतने असलहे थे कि वो अंग्रेज़ों के मुकाबले में जीत सकते थे। ये सिर्फ़ एक डिसेंट था हिंदुस्तानियों का अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। 1857 के इनकलाब को अगर कोई इंसान बखूबी समझ सका तो वो सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के खास करीबी लोगों में शुमार किए जाते थे। उन्हें जवादुद्दौला आरिफ जंग के खिताब से नवाजा गया था। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि मुगल बादशाह के बेटों को भी सरेआम कत्ल कर दिया गया और खुद बादशाह को जिला वतन कर दिया गया, तो उन्हें शदीद तकलीफ पहुंची। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। और उनके गमो रंज का कोई ठिकाना ना रहा। उनको इस बात का गम नहीं था कि उनका घर जलाया गया या उनके खानदान के लोगों को शहीद किया गया, बल्कि उन्हें गम इस बात का था कि मेरी कौम और मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा कि हिजरत करना या किसी कोने में जाकर छुप जाने से बेहतर है कि अपनी कौम के अंदर रहकर उनके रंजो गम का हिस्सा बनूं और उनकी खिदमत करूं, उनके बज़मुर्दा दिलों में एक बार फिर जान डाल सकूं। 40 साल की उम्र में 1857 का गम ऐसा था कि उसने उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद कर दिए और वो इतने मायूस और दिल बर्दाश्ता हुए हालात थे कि उन्होंने एक वक्त में ये फैसला किया कि मुझे हिजरत कर जाना चाहिए। वक्त का ये तकाजा था कि 1857 की जंग के बाद की जो पसपाई थी और नफसियाती तौर पर मुस्लिम कौम जिस तरह से शिकार थी और उनके हिम्मत व हौसले एक तरह से समझिए कि बिल्कुल निचली सतह पे आ गए थे। ऐसे वक्त में ज़रूरत थी इस बात की कि कोई शख्स आए और उन्हें ये बताए कि ज़माने के हालात और ज़माने के तकाज़े और ज़माने के मुतालबे के एतबार से किस तरह अपने आप को तैयार करना है।
लेकिन पहली जंग आज़ादी 1857 ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसी मकसद से उन्होंने अपनी गैर मामूली तख्लीक असबाब बगावत हिंद तहरीर की, ताकि अंग्रेज हुक्मरानों के अंदर मुसलमानों को लेकर जो बदगुमानी की फिजा थी उसे दूर किया जा सके। ये किताब में रिकॉर्डेड भी है कि मुझे जो काम करना था वो मैं कर चुका। अब अगर अंग्रेज़ मुझे मरवा भी दें तो मुझे कोई गम नहीं होगा उसका। लिहाजा सर सैयद ने पार्सल भेज दिया, इसका अंग्रेज़ी तर्जमा हुआ और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई। कुछ मेंबर पार्लियामेंट ने तो यहाँ तक मशवरा दिया कि इस शख्स ने ब्रिटिश एम्पायर की बड़ी तौहीन की है और इस शख्स पर मुकदमा चला देना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत जगह ऐसा हुआ कि जहाँ हिंदुस्तानियों की इज़्ज़त नफ्स का या उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट का सवाल आया तो सर सैयद ने हमेशा उसकी हिफाजत की और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत बार लिखा। सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। उनका असली नाम सैयद अहमद तकी था, मगर बाद में वो सर सैयद अहमद खान के नाम से मशहूर हुए। उनका खानदान अरब से हिजरत करके ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते होता हुआ अकबर के जमाने में दिल्ली पहुंचा था। 1836 में सर सैयद अहमद खान रिश्ता-ए अज़दवाज में बंध गए। उनकी बेगम का नाम पारसा बेगम मुबारक था, जिनसे उन्हें 2 बेटे सैयद हामिद और सैयद महमूद और एक बेटी अमीना पैदा हुई। अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली में उर्दू का पहला इशाअती घर कायम किया और सैयदुल अखबार के नाम से एक अखबार जारी किया। उन्होंने अपनी मशहूर व मारूफ किताब आसार सनादीद तख्लीक की और दिल्ली के अदबी हलकों में शोहरत पाई। अगर उन सब को हम देखें तो पता चलता है कि सर सैयद अहमद ख़ान का हिस्ट्री की तरफ बहुत बड़ा रुझान था। मसलन आसार सनादीद जो उनकी किताब है वो पहला अटेम्प्ट है। इससे पहले न फ़ारसी में न उर्दू में कोई किसी इस ज़बान में कोई इस टाइप की किताब नहीं लिखी गई। वो आज हमारे लिए एक मिसाल है। अगर कोई भी आर्कियोलॉजिकल वर्क, मेडिवल आर्कियोलॉजी पे कोई भी काम करना चाहता है तो सर सैयद अहमद ख़ान के इस आसार उस सनादीद को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सर सैयद की सोच में एक गैर मामूली तब्दीली उस वक्त पेश आई जब अबुल फजल की किताब आईन अकबरी को दोबारा एडिट करने के बाद पेश लफ्ज लिखवाने के लिए उस वक्त के मशहूर शायर और दानिश्वर गालिब के पास पहुंचे और उन्होंने गालिब से अर्ज किया कि मैंने आपके मशवरे पर शायरी तर्क करके नस्र से रिश्ता जोड़ लिया है। गालिब ने उनसे कहा कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप दोनों भाइयों ने मिलकर अपने इशाअती इदारे सैयदुल अखबार के जरिए मेरा दीवान शाया किया, लेकिन मैं इस सिलसिले में एक जरूरी मशवरा देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पुराने रीति रिवाज को कुछ वक्त के लिए छोड़ दें और दुनिया में हो रहे जबरदस्त साइंसी और इल्मी इनकलाब से फैज़याब होने की कोशिश करें। ये मशवरा गालिब के अलावा किसी और से मिलना नामुमकिन था। सर सैयद हालांकि खुद एक बड़े पाए के दानिश्वर थे, मगर इन चंद लफ्जों ने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सर सैयद और मिर्ज़ा गालिब 2 ऐसे आदमी हैं जिन्होंने नस्र की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक को किसी एक नज़र से देखना मेरे ख़्याल से बहुत नाइंसाफ़ी है। वजह यह है कि सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक का असर कई सतहों पे पड़ता है। उन्होंने बुनियादी तौर पर समाजी इस्लाह का बेड़ा उठाया, लेकिन समाजी इस्लाह के लिए उन्होंने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा ये समझा कि बग़ैर इसके किसी तरह की इस्लाह मुमकिन नहीं है,
वो क्या है, तालीम। इसलिए उन्होंने तालीम पे जोर दिया। इसी मकसद के पेश नजर मुरादाबाद और गाजीपुर में स्कूल और कॉलेज कायम किए। उन्होंने कौम में बेदारी पैदा करने के लिए 1864 में अलीगढ़ में एक साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी ताकि लोगों में साइंसी और मंतिकी सोच को फरोग दिया जा सके। दूसरा एक बड़ा कारनामा यह अंजाम दिया, साइंस के मौज़ूआत को उन्होंने उर्दू में पेश करने की या तर्जुमा करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद ख़ान ने सहाफ़त के मैदान में जो खिदमात अंजाम दी वो बहुत ज़्यादा तौर पर मंजर आम पर नहीं आई। लंदन जाने से पहले सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, तो उसमें भी उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के तर्जुमान के तौर पर इंस्टीट्यूट गज़ट निकाला 1864 में। तो सर सैयद गोया हिंदुस्तान के पहले सहाफ़ी थे जो एक मकसदी सहाफ़ी थे, यानी सहाफ़त उस ज़माने में मिशन थी, उससे पहले और मिशन रही। सर सैयद ने उसको ये बताया कि डेवलपमेंट भी, यानी क्या आपने हासिल किया है और क्या नहीं हासिल किया है, दोनों चीज़ें ख़बर में इस्तेमाल हो सकती हैं। अपने बेटों सैयद हामिद और सैयद महमूद के साथ उन्होंने 1869 में लंदन का सफर किया, जहां दुनिया की 2 अजीम यूनिवर्सिटियों को देखने के साथ साथ वहां की तर्ज तालीम और इल्म अदब के दूसरे शोबों का उन्होंने गहराई से मुतालिया किया। पूरा यूरोप उन दिनों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जेर असर एक नई करवट ले रहा था। वो वहां पौने 2 साल तक मुकीम रहे। विलियम म्यूर 19वीं सदी का एक मशहूर व मारूफ दानिश्वर और ब्यूरोक्रेट था। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था लाइफ ऑफ मोहम्मद। लेकिन उस किताब में पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी का जिस तरह से खाका खींचा गया था, उसको लेकर इस्लामी दुनिया में और खास तौर पर हिंदुस्तान के मुस्लिम दानिश्वरों में शदीद रद्द अमल देखने को मिला। मगर ज्यादातर लोग उस किताब का माकूल जवाब देने के काबिल न थे। लिहाजा इस काम का बीड़ा उठाया सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने लंदन में रहकर उस किताब के जवाब में एक मजमून लिखा, जिससे दुनिया के सामने इस बात को वाज़े किया जा सका कि विलियम म्यूर कितना मुतासिब ज़हन था। पूरी मगरिबी दुनिया के सामने उसे उन हरकतों के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। लाइफ ऑफ मोहम्मद का उन्होंने जवाब दिया खुतबात अहमदिया की सूरत में, जिसमें उन्होंने अपने घर के बर्तन और चीजें जो थीं वो बिकवा दी, कर्जे लिए। उस किताब को उर्दू में भी लिखा और बाद में उसका अंग्रेजी में तर्जमा कराकर क्या मैं अंग्रेजी में उसे शाये कराया। सर सैयद का ये जहन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ज़रिए बना था और हज़रत की मुखालफतें की, तो उन्होंने अपने दुश्मनों से भी इंतकाम नहीं लिया और नहायत खामोशी के साथ उसका जवाब दिया। सर सैयद ने उसके जवाब में कोई इरिटेशन, कोई हंगामा और किसी किस्म के जलसे जुलूस का अहतमाम नहीं किया, बल्कि नहायत खामोशी के साथ उन्होंने उसका जवाब देने की कोशिश की और उसके मवाद के लिए उन्हें इंग्लिस्तान तक सफ़र करना पड़ा। उनका सारा जोर तालीम पर था। तालीमी निज़ाम पर तहकीक और इस्लाहात ही उनकी जिंदगी का अहम मकसद बन गया था। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद 1877 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में बुनियाद रखी। उस समय देश में मुस्लिम समुदाय की शिक्षा का संकल्प करना ही देश को आगे बढ़ाना था। मुसलमानों ने बायकॉट कर दी थी अंग्रेज़ी तालीम, उनको घेर के उस मुकाम पे लाए कि पहले तालीम हासिल करो, सोचो कि किस लिए इंसान पैदा हुआ है, क्यों उसको कुरान में अशरफुल मखलूक़ात कहा है, किस लिए अल्लाह ने इतनी चीज़ें उस पर निर्भर की हैं, क्यों आखिर। जब तक वो तुम नहीं समझोगे तब तक तुम
ना इंसान बन सकोगे, ना आगे कोई तरक्की कर सकोगे। अब उसको समझाने के लिए आपको हर तरह की तालीम की ज़रूरत थी। कॉलेज का क़याम कोई आसान काम नहीं था। उन्हें माली मदद और शख्सी तौर पर मदद करने में कई अजीम हिंदू शख्सियात पेश पेश थीं। सर सैयद ने इस इदारे को परवान चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों से चंदे की अपील की, मगर चंद लोगों ने ही उनकी मदद की। उन्होंने अपने मकसद को हासिल करने के लिए गैर रिवायती तरीकों का भी इस्तेमाल किया, जैसे ड्रामा। खुशबू वाले, चाहत वाले और मोहब्बत वाले हैं सर सैयद के इस गुलशन के सारे फूल निराले हैं। सर सैयद ने अखबार में लिखा कि जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन की मीटिंग हुई तो उन्होंने यानी न सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए और हिंदू और मुसलमानों के लिए यकसा कोशिश की, बल्कि ये भी बताया कि साहब उन्होंने कहा, वहाँ ये डिमांड रखी कि ICS का इम्तिहान जो है वो इंग्लिस्तान की जगह दिल्ली में होना चाहिए। और दूसरी बात, हिंदुस्तानी चूँकि तालीम बहुत देर में शुरू करते हैं तो उम्र जो है दाखिले की उम्र 21 साल से बढ़ाकर 23 साल की जाए। सर सैयद ने अपने इदारे में काफी बड़ी तादाद में हिंदू असातिज़ा को बहाल किया और हिंदू बच्चों को बहुत इज्जत और शफकत से नवाजा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला ग्रेजुएट भी बाबू ईश्वरी प्रसाद था। यदि आज का ही आंकड़ा देखें तो हम ये देखते हैं कि जिस संस्था में जो कि उनकी बनाई हुई है, जिसमें उस समय भी हिंदू विद्यार्थियों की संख्या थी, उल्लेखनीय आज भी है, पहले भी जो हिंदू बच्चे हैं उन्होंने भी टॉप किया है। हिंदुस्तान में बहुत तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही थीं। अंग्रेजी सरकार ने हिंदू का पानी और मुसलमान का पानी रेलवे स्टेशनों और दूसरे अहम मकामात पर अलग कर दिया था। यहाँ तक कि ज़बान की सतह पर भी उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की एक नापाक साजिश रची। लेकिन सर सैयद ने इसकी पूरी कुव्वत से मुखालफत की। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक ही जुबान को राइज करना है तो फिर मिली जुली जुबान उर्दू को राइज करें, जो न हिंदुओं की जुबान है और न मुसलमानों की है। वो इस बात से डरते थे कि जुबान और तहजीब को अगर मजहब के नाम पर तकसीम कर दिया गया तो फिर आने वाले वक्त में ये जमीन भी बंट जाएगी और ये आसमान भी बंट जाएगा। लेकिन अंग्रेज हुक्मरान एक गहरी साजिश में पहले से ही मशगूल थे कि जो पॉपुलर चीजें ये मानी जाती है कि उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में योगदान दिया या द्विराष्ट्रीय थ्योरी दी, ये अनैतिहासिक है, अनहिस्टोरिकल, अनफाउंडेड है, इसका कोई आधार नहीं है, जिसमें पाकिस्तान की उस समय कल्पना ही नहीं थी जब वो जीवित थे। इसलिए ये उन पर थोपा हुआ एक आरोप है जिससे आज की राजनीति में कुछ लोगों का मकसद आया है।